आज हम बात करने वाले हैं 2026 की क्राइम थ्रिलर फिल्म क्राइम 101 की। ये फिल्म हमें एक ऐसी डेंजरस दुनिया में ले जाती है जहां करोड़ों की ज्वेल रॉबरीज इतनी परफेक्ट तरीके से की जाती हैं कि पुलिस के पास कोई सबूत तक नहीं बचता। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि एक ऐसा डिटेक्टिव इस मिस्ट्री के पीछे पड़ चुका है जो किसी भी कीमत पर इस इनविजिबल क्रिमिनल को पकड़ना चाहता है। ये फिल्म मशहूर क्राइम नोवेला क्राइम 101 पर आधारित है। फिल्म में हॉलीवुड के कई बड़े और पॉपुलर एक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे क्रिस हेम्सवर्थ, मार्क रफलो और हेली बैरी, जो इस कहानी को और भी इंटेंस बना देते हैं। इन्हें आपने थॉर, हल्क और स्टॉर्म जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स के रूप में भी देखा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं क्राइम 101 की पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस से, जहां रात के समय पूरा शहर अपनी ही रफ्तार में भाग रहा था। इसी दौरान हम दो आदमियों को देखते हैं जो एक ज्वेलरी शॉप के अंदर जाते हैं। उनके हाथ में गन और एक सूटकेस होता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अपनी कार में बैठा उन पर नजर रखे हुए था। उसका नाम था माइक। उनके पास कुछ बेहद कीमती डायमंड्स थे जिन्हें वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों ज्वेलर्स शॉप से बाहर निकलते हैं, लेकिन माइक उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो लोग भी समझ जाते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो पूरी तरह तैयार थे। काफी देर तक पीछा करने के बाद माइक उन्हें एक सुनसान जगह पर रोक देता है और वो गन दिखाकर असली डायमंड्स अपने हवाले करने को कहता है। माइक उनसे साफ कहता है कि तुम लोग इंश्योरेंस कंपनी के लिए अपनी जान तो नहीं दोगे। उनके पास भी हथियार थे, लेकिन माइक उन्हें रिएक्ट करने का एक सेकंड भी मौका नहीं देता। और जैसे ही वो डायमंड्स लेकर वापस जाने लगता है, तभी अचानक दूसरा आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन माइक बच जाता है। हालांकि टूटे हुए ग्लास के कुछ टुकड़े माइक को लग जाते हैं। इसके बाद वो तेज रफ्तार में वहां से निकल जाता है और एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में जाकर अपनी कार छोड़ देता है। फिर वो दूसरी कार लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम डिटेक्टिव लू को देखते हैं, जो उन दोनों आदमियों से पूछताछ कर रहा था। वो उनसे कहता है, तुम्हें लूटा गया, फिर भी तुम दोनों जिंदा कैसे हो? उसे शक था कि कहीं उनका कनेक्शन उसी चोर से तो नहीं, लेकिन वो दोनों साफ मना कर देते हैं और बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। लाऊ नोटिस करता है कि चोर ने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। फिर वो उस सिक्योरिटी कंपनी के पास भी जाता है जो इन ज्वेलरी ट्रांसपोर्ट्स को हैंडल करती थी। लू जानना चाहता था कि आखिर चोर को पहले से रूट और टाइमिंग कैसे पता चल जाती है, लेकिन वहां से भी उसे कोई खास जानकारी नहीं मिलती। उधर माइक शाम के समय मनी नाम के आदमी से मिलता है। मनी अंडरवर्ल्ड का बड़ा आदमी था जो चोरी का माल खरीदने और बेचने का काम करता था। इस बार वो माइक को एक बहुत बड़ा काम ऑफर करता है, ऐसा काम जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिलने वाला था। लेकिन माइक थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि इस बार रॉबरी दिन दहाड़े करनी थी और रिस्क भी पहले से कई गुना ज्यादा था। माइक उसे मना कर देता है। अगले दिन माइक एक लड़के से मिलता है। वो उसे कुछ पैसे देता है और बदले में वो लड़का उसे सीरीना नाम की लड़की की फोटो देता है, जो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करती थी। यहीं से पता चलता है कि माइक अपनी रॉबरीज के लिए अंदर की जानकारी भी इकट्ठा करता था। उधर मनी अपने आदमी ऑर्मन के साथ अगली रॉबरी का प्लान डिस्कस कर रहा था। इसी बीच हम माइक को कहीं जाते हुए देखते हैं। वो अपनी कार में था और एक जगह रुककर कुछ सोच रहा था। तभी अचानक पीछे से एक लड़की उसकी कार में टक्कर मार देती है। शुरुआत में दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है, लेकिन बाद में सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं ताकि इंश्योरेंस क्लेम आसानी से हो सके। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव लू पिछले 5 सालों की रॉबरीज बाकी ऑफिसर्स को समझा रहा था। वो बताता है कि हर चोरी के पीछे कोई ना कोई पैटर्न जरूर होता है। कुछ चोर टीम वर्क में काम करते हैं, कुछ वायलेंस करते हैं और कुछ हमेशा कोई क्लू छोड़ देते हैं। लेकिन ये चोर अलग था। उसने आज तक कोई सबूत नहीं छोड़ा था और ना ही किसी को मारा था, लेकिन उसके सीनियर ऑफिसर्स को उसकी थ्योरी बेकार लगती है। उधर ऑर्मन एक आदमी को फॉलो कर रहा था जिसके हाथ में एक सूटकेस था, और तभी वो आदमी एक ज्वेलरी शॉप के अंदर चला जाता है। जैसे ही ऑर्मन को लगता है कि रास्ता पूरी तरह क्लियर है, वो सूटकेस लेकर ज्वेलरी शॉप के अंदर घुस जाता है। वो गन के दम पर वहां मौजूद सभी लोगों को हॉस्टेज बना लेता है और वहां जितनी भी ज्वेलरी और डायमंड्स थे वो सब लूट कर वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद माइक उस लड़की को मैसेज करता है जिसने उसकी कार को टक्कर मारी थी। उस लड़की का नाम माया था। माइक उसे डिनर के लिए पूछता है और कुछ देर सोचने के बाद माया इसके लिए मान जाती है। फिर वो दोनों एक होटल में मिलते हैं। इसके बाद वो दोनों एक लोकल रोड साइड रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां दोनों लाइफ और पैसे को लेकर बातें करने लगते हैं। माया बताती है कि जिन रिच लोगों के लिए वो काम करती है उनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। इस पर माइक कहता है कि उसे पता है इंसान को कितने पैसे चाहिए होते हैं, जिसके बाद उसकी जिंदगी सेटल हो सकती है। कुछ देर साथ वक्त बिताने के बाद माया वहां से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले दोनों फिर से मिलने का प्लान बना लेते हैं। उधर ज्वेलरी शॉप रॉबरी की सीसीटीवी फुटेज अब डिटेक्टिव लू और बाकी पुलिस ऑफिसर्स तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फुटेज से ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता क्योंकि रॉबर ने हेलमेट पहना हुआ था।
शाम को माइक फिर से मनी से मिलता है और इस बार वो पिछले पेमेंट को लेकर उससे बहस करने लगता है। माइक साफ कह देता है कि अगर अगली बार उसके साथ धोखा हुआ तो वो हमेशा के लिए उसका काम छोड़ देगा। दूसरी तरफ ऑर्मन मनी से मिलता है। मनी उसे एक नए इन्फॉर्मर के बारे में बताता है और माइक पर नजर रखने को कहता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर मौका मिले तो ज्वेलरी डिलीवरी लूटने के बाद माइक को भी लूट लेना। उधर माइक फिर से डीवी से मिलता है। इस बार डीवी उसे अगली रॉबरी की इन्फॉर्मेशन देता है। जब माइक वहां से लौटता है तो हम देखते हैं कि वो पुलिस फ्रीक्वेंसी सुनने के लिए स्कैनर डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा था। अगले दिन माइक उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां सेरेना मौजूद थी और यहीं पहली बार दोनों आमने सामने मिलते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। शाम को माया माइक के घर आती है, लेकिन घर देखकर वो थोड़ा शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे माइक के बारे में कुछ पता चल सके। ना फैमिली फोटोज, ना पर्सनल मेमोरीज और ना ही किसी अपने का कोई निशान। जब माया उसके फैमिली के बारे में पूछती है तो माइक हर बार बात घुमाने लगता है, जिस वजह से माया को वो काफी मिस्टीरियस लगने लगता है क्योंकि वो हर सवाल का जवाब सोच समझ कर दे रहा था। फिर भी माहौल धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगता है। दोनों म्यूजिक चलाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। सिर्फ 3 दिनों में ही दोनों काफी करीब आ चुके थे। लेकिन उसी रात जब माइक बैल्कनी में आता है तो वो नीचे ऑर्मन को देखता है जो चुपचाप उस पर नजर रख रहा था। कुछ देर बाद ऑर्मन वहां से चला जाता है और माइक तुरंत नीचे अपनी कार के पास पहुंचता है, जहां चेकिंग करने पर उसे कार में ट्रैकिंग डिवाइस मिल जाता है। ये देखकर माइक समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत अपना होटल बदल देता है और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। उधर ऑर्मन डिलीवरी बॉय बनकर देवी के घर पहुंचता है। वो देवी से बाहर आकर खाना लेने को कहता है, लेकिन देवी काफी स्मार्ट था, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलता। तभी ऑर्मन जबरदस्ती दरवाजा तोड़ देता है और गन पॉइंट पर देवी को पकड़ लेता है। फिर वो उससे पूछता है कि उसने माइक को क्या जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव लू अपने पार्टनर के साथ माइक की कार को ट्रेस करने में लगा हुआ था। पुलिस के पास अभी तक कोई बड़ा क्लू नहीं था, इसलिए वो डेस्परेट होकर हर पॉसिबल जगह सर्च कर रहे थे। कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें माइक की अबैंडन्ड कार मिल जाती है, जिसे कवर करके छुपाया गया था। जैसे ही लू उस कार को देखता है, उसे यकीन हो जाता है कि यही रॉबर की कार है, क्योंकि उसका ग्लास टूटा हुआ था। फिर फॉरेंसिक टीम पूरी कार की जांच करती है और उन्हें वहां खून का एक छोटा सा स्टेन मिलता है, जिसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद माइक एक आर्ट एग्जीबिशन में पहुंचता है। उसे पता चल चुका था कि सिरीना वहां आने वाली है। यहीं दोनों की फिर से मुलाकात होती है। सिरीना बताती है कि वो रिच क्लाइंट्स को इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती है, जिन्हें खुद नहीं पता होता कि उनके पैसों का क्या करना है। वो कहती है कि ये काम करने के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब माइक उससे उसके बारे में पूछता है तो सिरीना उसे देखकर ही काफी कुछ समझ चुकी होती है। वो माइक से कहती है कि उसकी लाइफ काफी अच्छी लगती है, उसके पास टाइम भी है और पैसा भी। उसके एक्सपेंसिव सूट से लेकर उसकी वॉच तक सब कुछ उसकी लाइफस्टाइल दिखा रहा था, लेकिन फिर भी वो लोगों की आंखों में देखकर बात नहीं करता। सिरीना ये भी कहती है कि शायद उसका बचपन गरीबी में बीता होगा, इसीलिए वो हर चीज हासिल करना चाहता है। तब माइक समझ जाता है कि सिरीना काफी इंटेलिजेंट है। फिर वो उससे डील करने की कोशिश करता है। माइक कहता है कि अगर सिरीना उसे रिच लोगों की लग्जरी आइटम्स की इंफॉर्मेशन दे तो बदले में उसे बहुत पैसा मिलेगा और इससे उसकी इंश्योरेंस कंपनी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिरीना इस ऑफर के लिए साफ मना कर देती है। तब माइक उससे कहता है कि उसने इतने साल उस कंपनी के लिए काम किया, लेकिन कंपनी ने बदले में उसके लिए कुछ नहीं किया। वो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बातें करता है, जिससे सेरेना समझ जाती है कि माइक कोई आम आदमी नहीं बल्कि बेहद स्मार्ट क्रिमिनल है। वो उसे मना कर देती है। फिर वो उससे कहता है, अगर तुम्हें डील करनी होगी तो इंस्टाग्राम पर बीच की एक फोटो डाल देना, मैं तुमसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ऑर्मन अभी भी उन दोनों पर नजर रख रहा था। जैसे ही सिरीना वहां से निकलती है, ऑर्मन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी माइक को इसका एहसास हो जाता है और यहीं से शुरू होता है लगभग 15 मिनट लंबा एक जबरदस्त कार चेस सीक्वेंस। दोनों हाई स्पीड में शहर की सड़कों पर एक दूसरे का पीछा करते हैं, लेकिन आखिरकार ओवर स्पीड की वजह से ऑर्मन की कार दूसरी कार से टकरा जाती है। फिर माइक ऑर्मन से पूछता है कि आखिर वो किसके कहने पर उसका पीछा कर रहा था। हालांकि ऑर्मन सीधे कुछ नहीं बोलता, लेकिन माइक समझ जाता है कि इसके पीछे मनी का ही हाथ है। माइक उसे वार्निंग देता है कि अगर अगली बार वो उसके आसपास भी दिखाई दिया तो वो उसे जान से मार देगा। उधर हम डिटेक्टिव लू को देखते हैं, जो एक योगा क्लास में मौजूद था। वहीं सिरीना भी योगा करने आती थी। दोनों की पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी थी। अब सिरीना अपने बॉस से उसका प्रमोशन करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे इस कंपनी में काम करते हुए 11 साल हो चुके थे। लेकिन फिर भी उसका बॉस उसकी बात नहीं सुनता। फिर शाम के समय सिरीना बीच पर जाती है। वो बीच पर अपने पैरों की एक फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है।
जैसे ही माइक वो फोटो देखता है, उसे समझ आ जाता है कि सरीना अब डील मानने के लिए तैयार है। इसके बाद माइक सरीना से मिलने पहुंचता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने अपना फैसला बदल लिया है। सरीना कहती है कि उसे भी एहसास हो गया है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। फिर वो लग्जरी आइटम्स की पूरी इंफॉर्मेशन माइक को दे देती है। कौन सा सामान कहाँ जाएगा, कब पहुंचेगा और वहां कितने लोग मौजूद होंगे। सरीना सारी डिटेल्स उसे बता देती है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव लू की जिंदगी भी बिखर चुकी थी। उसका डिवोर्स हो चुका था और अब वो एक नए घर में शिफ्ट हो रहा था। इसी बीच उसे एक नई इंफॉर्मेशन मिलती है। अब वो जेम्स डेविस नाम के आदमी को ढूंढ रहा था। लू उसके पुराने घर पहुंचता है जहां एक महिला मौजूद थी। वो उसे बताता है कि जेम्स की जान खतरे में है और वो उससे बात करना चाहता है। महिला तुरंत जेम्स को फोन करती है और तभी हमें पता चलता है कि जेम्स डेविस कोई और नहीं बल्कि माइक ही था। जैसे ही लू की आवाज फोन पर सुनाई देती है, माइक तुरंत कॉल काट देता है। इसका मतलब साफ था, पुलिस को कार में मिले DNA के जरिए अब उसकी असली पहचान मिल चुकी थी। उधर उसी समय ऑर्मन सरीना के घर में छुपा हुआ था। जैसे ही सरीना अंदर आती है, ऑर्मन उस पर हमला कर देता है। वो उसे जान से मारने की धमकी देता है और पूछता है कि उसने माइक को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी है। अगले दिन योगा सेशन में जब लू सरीना को देखता है तो वो बड़े ब्लैक सनग्लासेस पहने हुई थी। लू उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी सरीना के चेहरे पर चोट के निशान दिखाई देते हैं और फिर वो उसे सारी बात बता देती है, कैसे उसने माइक को इंफॉर्मेशन दी और फिर उसके बाद उस पर हमला हुआ। सरीना ये भी बताती है कि अब उसने ऑर्मन को भी इंफॉर्मेशन दे दी है। लू उसे वार्निंग देता है कि अगर ये बात पुलिस तक पहुंची तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी, इसलिए वो उसे फिलहाल इन सब चीजों से दूर रहने को कहता है। यहाँ तक कि वो सरीना को अपने घर में रहने का ऑफर भी देता है। सरीना इसके लिए मान जाती है। फिर लू के पूछने पर वो माइक के बारे में जितना जानती थी सब कुछ बता देती है। उधर शाम को माइक माया से मिलने आता है। वो कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन माया को उसकी हर बात झूठ लग रही थी क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन फिर भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। माया कहती है कि वो उसे जानती तक नहीं, ना उसके पास फैमिली फोटोज हैं, ना फ्रेंड्स और ना ही उसकी जिंदगी के बारे में कोई सच। माइक उसे कुछ दिन वेट करने को कहता है। वो प्रॉमिस करता है कि वापस आकर सब सच बता देगा। फिर माया उससे पूछती है कि आखिर वो किस चीज के पीछे भाग रहा है, क्या सिर्फ पैसे के लिए। इस पर माइक कहता है कि वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, लेकिन उसका बचपन गरीबी में बीता है। उसने अपने बहुत करीबियों को खोया है, इसलिए वो पैसों की अहमियत अच्छी तरह समझता है। लेकिन माया कहती है कि वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती और वहां से चली जाती है, जिससे माइक काफी टेंशन में आ जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव लू, ऑर्मन और माइक सभी अपने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने लगते हैं और यहीं से फिल्म पूरी तरह इंटेंस मोड में चली जाती है। माइक एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां वो उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है जो लग्जरी सामान रिसीव करने वाला था। माइक उसका फोन और सारी आइडेंटिटी अपने कब्जे में ले लेता है। उधर ऑर्मन भी अपना डिस्गाइज बदल चुका था। अब वो उसी होटल में वेटर बनकर घुसने वाला था जहां लग्जरी डिलीवरी पहुंचने वाली थी। वही डिटेक्टिव लू भी एयरपोर्ट पहुंच चुका था। वो उस आदमी को बताता है कि वो पुलिस ऑफिसर है और खुद को उसके साथ स्विच कर लेता है। मतलब अब हर किसी को पता था कि वो सामान कहां से आएगा, कैसे जाएगा और आखिर किसके पास पहुंचने वाला है। बस फर्क इतना था कि हर कोई अपने तरीके से उस सामान तक पहुंचना चाहता था। उधर सरीना अपनी कंपनी में पहुंचती है जहां उसका बॉस एक नई लड़की को मैनिपुलेट कर रहा था। तभी सरीना सबके सामने उसका सच खोल देती है। वो कहती है कि उसका बॉस सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करता है। पहले वो उन्हें स्पेशल फील करवाता है, फिर बड़े सपने दिखाता है और आखिर में उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने सरीना के साथ किया था। इसके बाद सरीना अपने बॉस को सबके सामने इंसल्ट करके वहां से निकल जाती है। उधर एयरपोर्ट में माइक उस आदमी को रिसीव करने पहुंच चुका था। जैसे ही मिस्टर फॉस्टर वहां आता है, माइक उसे अपनी कार में बैठा लेता है और सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि डिटेक्टिव लू था। वो माइक से उसकी आईडी मांगता है, लेकिन माइक ने पहले से पूरा प्लान तैयार किया हुआ था। वो बिना घबराए अपनी फेक आइडेंटिटी उसे दिखा देता है। फिर दोनों उसी लग्जरी सामान के साथ होटल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों के बीच काफी बातचीत भी होती है। माइक को अभी तक नहीं पता था कि उसके साथ बैठा आदमी पुलिस ऑफिसर है, लेकिन लू माइक के बारे में काफी कुछ जान चुका था। आखिरकार दोनों उस होटल में पहुंच जाते हैं जहां ऑर्मन पहले से वेटर बनकर उनका इंतजार कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ऑर्मन के पास उस रूम का एक्सेस भी था। उधर माइक और डिटेक्टिव लू उस अमीर आदमी के होटल रूम में पहुंच चुके थे जहां लग्जरी आइटम्स हैंडओवर होने वाले थे।
माइक तुरंत अपनी गन निकाल लेता है और वहां मौजूद सभी लोगों को घुटनों पर बैठा देता है। फिर वो उनके लॉकर की तरफ जाता है जिसमें पैसों से भरे बैग रखे हुए थे। माइक गन पॉइंट पर उनसे लॉकर खुलवाता है और सारा कैश अपने बैग में भरने लगता है। इसके बाद वो लू से सूटकेस खोलने को कहता है क्योंकि उस सूटकेस में सिक्योरिटी कोड सिस्टम लगा हुआ था जिसे खोलने में थोड़ा वक्त लग रहा था। उधर ऑर्मन भी वेटर के भेष में खाना लेकर उसी रूम की तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार लू सूटकेस खोल देता है और उसके अंदर डायमंड्स, वॉचेस और कई करोड़ों की लग्जरी आइटम्स मौजूद थीं। लेकिन उसी सूटकेस के अंदर लू की हिडन गन भी रखी थी जिसके बारे में माइक को बिल्कुल पता नहीं था। माइक लू से वो सारा सामान अपने बैग में भरने को कहता है। इसी दौरान उस अमीर आदमी और उसकी वाइफ की हरकतों की वजह से माइक का ध्यान एक पल के लिए भटक जाता है। बस तभी लू मौका देखकर माइक पर गन तान देता है और कहता है, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगा। फिर लू उससे कहता है कि उसे उसके बारे में सब पता है। वो जानता है कि माइक ने कई बार पुलिस को चकमा दिया है लेकिन उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उधर कमरे के बाहर खड़ा ऑर्मन अंदर की सारी बातें सुन रहा था। फिर वो भी गन लेकर रूम के अंदर घुस जाता है। अब ऑर्मन और लू एक दूसरे पर गन ताने खड़े थे और माहौल इतना इंटेंस हो चुका था कि एक छोटी सी गलती भी सबकी जान ले सकती थी। उधर वो अमीर आदमी लगातार लू से कह रहा था कि अगर वो सच में पुलिस ऑफिसर है तो फिर चोरों पर गोली क्यों नहीं चला रहा। लेकिन लू सिचुएशन को कंट्रोल में रखना चाहता था। तभी अचानक ऑर्मन गुस्से में उस अमीर आदमी पर गोली चला देता है जो सीधे उसके कंधे में लगती है। उसने दोनों हाथों में गन्स पकड़ रखी थीं, एक माइक पर और दूसरी लू पर, लेकिन वो एक साथ दोनों को नहीं मार सकता था। वो माइक को धमकी देता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो वो उसे खत्म कर देगा और तभी माइक को मौका मिल जाता है। वो तुरंत ऑर्मन पर गोली चला देता है और अगले ही पल पूरा कमरा शांत हो जाता है क्योंकि ऑर्मन वहीं मारा जा चुका था। इसके बाद लू धीरे धीरे माइक के पास आता है और उससे कहता है कि सारा पैसा और लग्जरी सामान वहीं पड़ा है और असली क्रिमिनल भी मर चुका है। फिर वो माइक से कहता है कि वो हमेशा के लिए वहां से चला जाए। लू कहता है कि वो अपनी रिपोर्ट में यही लिखेगा कि रॉबर ऑर्मन था और एनकाउंटर में मारा गया। माइक के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपनी गन नीचे कर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन ये देखकर वो अमीर आदमी काफी गुस्से में आ जाता है। वो लू को धमकी देता है कि वो उसके सीनियर ऑफिसर्स को सब कुछ बताकर उसे सस्पेंड करवा देगा। तब लू उससे कहता है कि अगर उसने मुंह खोला तो वो भी सबको बता देगा कि वो इल्लीगल तरीके से इतने एक्सपेंसिव डायमंड्स और गोल्ड सीक्रेटली ट्रांसपोर्ट कर रहा था। आखिर वो इतनी करोड़ों की चीजें छुपाकर क्यों ला रहा था? उस आदमी के पास भी अब कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुप हो जाता है। इसके बाद ऑफिशियल रिपोर्ट में यही बताया जाता है कि ऑर्मन ने हमला किया था और उसी एनकाउंटर में मारा गया। कुछ समय बाद हम लू को देखते हैं और पता चलता है कि उसने वहां से कुछ लग्जरी आइटम्स अपने पास रख लिए थे। हालांकि उनमें से कुछ वो सेरीना को भी दे देता है। फिर कुछ दिनों बाद माया को माइक का एक लेटर मिलता है। उस लेटर में माइक अपने 2 भाइयों के साथ दिखाई देता है। फोटो देखकर साफ समझ आता है कि उसके भाइयों के साथ अतीत में कुछ बहुत बुरा हुआ था। लेटर में माइक लिखता है कि शायद वो इतना बुरा इंसान नहीं है और उसके पास अब जितना है उतना उसकी बाकी जिंदगी के लिए काफी है। इसमें कोई शक नहीं कि उसने पहले भी कई रॉबरीज की थीं और उसके पास पहले से बहुत पैसा था। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए था। ये सब पढ़कर माया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और इसी इमोशनल लेकिन रियलिस्टिक एंडिंग के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्राइम 101 मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेनर्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।